हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी उर्वशी आप सभी के साथ। जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए थे आप सभी के साथ में, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपके साथ सॉल्व करते हैं। उसी स्पीड में हम लोग एमएसएन की फर्स्ट एमएसएन का मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम मॉडल पेपर सेकेंड लेके आए हैं आप सभी के साथ में। तो हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम आपको अ पेशेंट with head injury develops a patient a patient with head injury develops bradycardia, hypertension, and irregular respiration. This triad is known as क्या होता है? एक पेशेंट है, उसकी क्या है, हेड इंजरी हुई है। ठीक है, ठीक है, एक पेशेंट है, उसकी क्या हुई है, हेड इंजरी है। उसकी क्या डेवलप हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, उसको हाइपरटेंशन हो रही है उसको। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है उसे। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन हो रहा है उसे। दिस ट्रायड, इस ट्रायड को क्या बोलते हैं अपन? पहले तो इस ट्रायड को बोलते हैं अपन कुशिंग ट्रायड। ठीक है, कुशिंग ट्रायड इसे बोलते हैं हम। और क्या है, हेड इंजरी के बाद कभी कभी ब्रेन के अंदर ना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हेड इंजरी जब होती है तो आईसीपी बढ़ जाता है। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब आईसीपी बढ़ता है तब बॉडी में तीन इंपॉर्टेंट साइन शो होता है। ठीक है, आईसीपी जब बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ेगा, तो क्या क्या होता है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्रेन को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ऑक्सीजन, ब्रेन को इमरजेंसी में ऑक्सीजन पहुंचाने की अटेम्प्ट करता है, तो हाइपरटेंशन बढ़ता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स स्लो हो जाती है। हाई बीपी को डिटेक्ट करके ब्लड बॉडी क्या हो जाती है, रिलैक्सली हार्ट रेट को स्लो कर देती है, खुद ही रिफ्लेक्सली। ठीक है, हार्ट बीट कम हो जाती है इससे। ठीक है, तो और क्या हो रहा है, इरेगुलर रेस्पिरेशन, ब्रेन स्टेम में प्रेशर की वजह से ब्रीथिंग सेंटर अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में प्रेशर आ जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है, हेड इंजरी हो रही है, आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, तो ब्रेन स्टेम भी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब एबनॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जब तीन साइंस जब शो हो रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन, तो ये किसका ट्रायड है, ये कुशिंग ट्रायड है। ठीक है, आंसर भी आ गया अपना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance is most commonly associated with tall peaked T waves on ECG? क्या बोल रहा है ये, विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance is most commonly seen? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा जाता है विथ टॉल पीक पीक टी वेव पे ईसीजी में? ठीक है, ये देखा जाता है हाइपर हाइपर कैलेमिया का। ठीक है, अब अपन बोल रहे पीक्ड टी वेव्स, है ना, जिसको अपन डेल्टा वेव भी बोलते हैं या डॉल्फिन वेव भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीक टी वेव जो होती है वो सबसे कॉमनली हाइपर कैलिमिया में होती है, कैलिमिया से एसोसिएटेड है। ठीक है,
हाइपरकैलेमिया मतलब, कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना ब्लड में, ठीक है। ईसीजी चेंज हो रहा है, टॉल पीक आ रहा है, तो वाइड क्यूआरएस हो रहा है, क्यूआरएस होगा। तो अगर अपन देखें तो अरिथमियाज हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, जब हाई पोटेंशियल होता है तो वो क्या करता है, पीक पे कर देता है टी वेव को ईसीजी में। टी वेव पीक पे किसकी वजह से आई, पोटेशियम की वजह से, ठीक है, पोटेशियम का ज्यादा होने की वजह से। चलो अब हम आपको बता देते हैं आपको हमारे साथ इसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे आज आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही पिछले साल कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने हमारे साथ प्रैक्टिस की और उन्होंने अपने गोल्स अचीव किए हैं। तो आप देखिए, आप सेल्फ एनालाइज कीजिए, आप खुद देखिए कि इन लोगों ये लोग भी आपके जैसे ही थे और आज देखिए अपने गोल्स अचीव करके बैठे हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सक्सेस अचीव करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और उनकी लाइफ और सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आपके लिए आपकी सक्सेस को अचीव करवाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक आरम बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको बताते हैं जो कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है, जो कि सभी स्टेट्स वाले दे सकते हैं। कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं, एम्स का दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं, आरयूएसएस का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड आपके फीचर हम क्या क्या आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं आप देखिए। आपको एक साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं और आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देके सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे और आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस वे में आते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, हम लोग आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे गाइडेंस देंगे, प्रॉपर सपोर्ट करेंगे आपको। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि पहले क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ एक बैच पे मिल जाएगा। आप जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए और सबसे बड़ी बात आपका फर्स्ट टेस्ट सभी लोगों के लिए फ्री है, तो आप जल्दी से जाके हमें ज्वाइन कीजिए। ओके गाइस, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जब तक हम द मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टेस्ट फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज, एमआई के लिए मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है ना। जो एमआई को डायग्नोस करने के लिए, एमआई को पता लगाने के लिए सबसे पहले अपन कौन सा देखते हैं, ईसीजी, इकोकार्डियो कार्डियोग्राफी, ट्रोफोनिन लेवल या चेस्ट एक्सरे, क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है। जब भी अगर अपने को एमआई है, ठीक है, पेशेंट को एमआई है, तो उसको अपन सबसे पहले किस चीज से पता लगाएंगे कि पेशेंट को एमआई है, किस चीज से अपने को पता लगेगा, कौन सा टेस्ट अपने को कराना पड़ेगा सबसे पहले जिससे अपने को पता चले कि पेशेंट एमआई से सफर कर रहा है, क्या है वो टेस्ट। वो टेस्ट है ट्रोपोनिन लेवल, ट्रोपोनिन टेस्ट कराना है अपने को, ट्रोपोनिन लेवल चेक कराना है। ट्रोपोनिन क्या होता है, एक बायोमार्कर है हार्ट में, जो मसल्स डैमेज होने पर ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है तो ब्लड में क्या होता है, ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक में ट्रोपोनिन लेवल बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ट्रोपोनिन लेवल जो है एमआई में बहुत सेंसिटिव और इफेक्टिव होता है, ठीक है। ईसीजी की बात करते हैं, ईसीजी अर्ली चेंजेस में दिखता है बट ऑलवेज डेफिनेटिव नहीं होता, मतलब जो अर्ली चेंजेस आते हैं, जो स्टार्टिंग के चेंजेस आते हैं उनमें ईसीजी अपने को दिखता है एलिवेटेड, मतलब जो चेंजेस आते हैं एमआई के उसमें दिखता है ना। और इकोकार्डियोग्राफी क्या है, इकोकार्डियोग्राफी क्या बताता है, हार्ट के फंक्शंस दिखाता है, क्या क्या हार्ट के फंक्शंस है।
और चेस्ट एक्सरे तो अपन क्या करते हैं, लंग्स और हार्ट के साइज को इवेलुएट कराता है, ठीक है। तो एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल जो है वो मोस्ट डेफिनेटिव लेबोरेटरी टेस्ट है मायोकार्डियल के, एमआई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a patient with COPD is receiving oxygen therapy. Excess oxygen administered may lead to, क्या करेगी एक्सेस ऑक्सीजन अगर किसी पेशेंट में हो गई तो, वो करे, ठीक है। सीओपीडी वाला पेशेंट है, ठीक है। सीओपीडी वाले पेशेंट में क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन थेरेपी रिसीव कर रहा है। अगर एक्सेस ऑक्सीजन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन उसने एडमिनिस्टर कर ली, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाई टू, है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड रिटेंशन होने लग जाएगा, ठीक है। सीओपीडी वाले पेशेंट में क्या होता है, ब्रीथिंग ड्राइव्स कभी कभी लो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दी तो रेस्पिरेटरी ड्राइव क्या होती है, सरप्राइज सप्रेस हो जाती है, ठीक है। पेशेंट कम ब्रीथ करता है, ठीक है। CO2 बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, CO2 रुकने लग जाता है, तो उसके क्या हो जाता है, ड्राउजीनेस हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा थकान रहेगी उसे, है ना, आलस आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन में रहेगा पर्सन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, मतलब सांस नहीं आएगी उसे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। सीओपीडी वाले पेशेंट्स को क्या होता है, कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, उससे लो फ्लो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कम कम से कम उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। उन्हें एक फिक्स अमाउंट की ऑक्सीजन दी जाती है। अब अपन क्या कह रहे हैं, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉफी ग्राउंड वोमिटस, कॉफी ग्राउंड वोमिटस, कौन सी कंडीशन को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय कॉफी ग्राउंड वोमिटस, ये किया जाता है अपर जीआई ब्लीडिंग को, ठीक है। जीआई ब्लीडिंग होती है जो, अपर जीआई की जो ब्लीडिंग होती है, इसमें क्या होता है, वॉमिट का कलर जो होता है वो कॉफी ग्राउंड्स के जैसे होता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है, ठीक है। ये पार्शली डाइजेस्टेड ब्लड की वजह से होता है, ठीक है। किस कॉमन कॉज क्या है, मेनली किस वजह से होता है ये होता है पैप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स में होता है, गैस्ट्राइटिस वाले में होता है, इसोफेजियल वेरिसेस में होता है, ठीक है। मतलब अगर अपन देखें तो ब्लड में जो ब्लड स्टोमक एसिड है ना, ब्लड में स्टोमक एसिड के कांटेक्ट में आकर, ब्लड स्टोमक एसिड के कांटेक्ट में आकर डार्क ग्रेनुलर अपीयरेंस दिखाता है, मतलब ब्लड भी डार्क हो जाता है स्टोमक के एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद। तो अगर अपन देखें तो कॉफी ग्राउंड, कॉफी ग्राउंड वॉमिटिस आएगा तो अपन क्या बोलेंगे डायरेक्ट, ओल्ड अपर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, इसका साइन है ये। The antidote for opioid overdose is, एंटीडोट बताना है ओपोइड ओवरडोज का, क्या होता है, ओपोइड का, ओपोइड की जब ओवरडोज हो जाए, ओपोइड ड्रग की जब ओवरडोज हो जाए तो उसका जो अपना वो होता है, एंटीडोट क्या होता है, ओपोइड का क्या होता है, नेलेक्सोन, नेलोक्सोन, ठीक है। नेलोक्सोन क्या है, ओपोइड का एंटीडोट है अगर ओपोइड ओवरडोज हो जाए तो, ठीक है। नेलेक्सोन इमरजेंसी एंटीडोट है ओपोइड का, ठीक है, अगर उसकी वो ओवरडोज होती है तो। विच आर्टरी इज कॉमनली अफेक्टेड इन सेरिबोवास्कुलर एक्सीडेंट कॉजिंग एफेजिया, एफेजिया,
क्या बोल रहा है ये, विच आर्टरी इज कॉमनली अफेक्टेड इन cerebrovascular accident causing aphasia। ठीक है, कौन सी आर्टरी है जो कॉमनली अफेक्ट हो जाती है सीवीए में, ठीक है, जो कि कॉज करती है एफेजिया, कॉज करती है। एफेजिया जो है वो अकर होता है व्हेन द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल जो आर्टरी है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है, अफेक्ट होती है इन सीवीए में, ठीक है। एमसीए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करती है, ठीक है। साइड लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में ब्रोक्सा ब्रोकाज एरिया होता है, जिसमें क्या होता है, मतलब नॉर्मली देखिए अपन, तो ये लेफ्ट साइड में होती है और मोस्ट कॉमन क्या कॉज करती है, कॉज ऑफ एफेजिया की वजह से होती है, ठीक है। और एमसी स्ट्रोक किसकी वजह से होता है, एफेजिया डेवलप हो सकता है एमसी स्ट्रोक की वजह से। A patient with chronic kidney disease is most likely to develop। एक पेशेंट है जिसके क्या हो रहा है, विथ क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, ठीक है, इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप, डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है उसके पेशेंट के, हाइपर कैल्सिमिया, पॉली पॉलीसिस्टेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किडनी नॉर्मली क्या करती है, एसिड को एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है और बाइकार्बोनेट मेंटेन करती है, ठीक है। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या हो जाएगा, एसिड को एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। किडनी का मेन फंक्शन ही ये है, लेकिन जब क्रोनिक किडनी डिजीज है तो किडनी अपने जो नॉर्मल वर्क है वो नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। और जब अपन बात कर रहे हैं क्रोनिक किडनी डिजीज में, तो इसमें हाइपोकैल्सीमिया देखा जाता है, ठीक है, हाइपर नहीं देखा जाता। और पॉलीसिस्टेमिया नहीं पॉलीसिस्टेमिया क्या होता है, केसीडी में एनीमिया कॉमन होता है, न कि पॉलीसिस्टेमिया, ठीक है। और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या है, सीकेडी जो है, क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, कॉमनली कॉज करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, क्योंकि वो एसिड को प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही इस वजह से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ मून फेस एंड टूनाकल ओबेसिटी, टूनाकल ट्रूनकल ओबेसिटी। ये किसमें होता है, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो फेस होता है वो राउंड स्वेलन हो जाता है, गाल बहुत सूज जाता है, फेस बहुत सूज जाता है ना, सूजन आ जाती है, स्वेलन हो जाता है फेस, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, मून फेस हो जाता है। और ठीक है, ट्यूनिकल ओबेसिटी मतलब फैट एब्डोमेन और ट्रंक एरिया में कलेक्ट हो जाता है, थिन आर्म हो जाती है, लेग्स थिन हो जाते हैं और बफेलो हम्प हो जाता है, लाइक
हाथ पैर तो पतले पतले लेकिन पेट मोटा हो रहा है, ठीक है। एक्सेस कॉर्टिसोल की वजह से हो रही है, एक्सेसिव जो कॉर्टिसोल है वो उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर फॉर अ बर्न पेशेंट ड्यूरिंग द इमरजेंट फेज इज। फर्स्ट ऑप्शन ए है अपना न्यूट्रिशनल थेरेपी, ऑप्शन बी है अपना पेन मैनेजमेंट ओनली, ऑप्शन सी है अपना फ्लूइड रिसक्सिटेशन, ऑप्शन डी है अपना रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। क्या करना होता है अपने को, प्राइमरी नर्सिंग केयर क्या देनी होती है बर्न वाले पेशेंट को इमरजेंट फेज में, ठीक है। अपना क्या होता है, पहले अपने को अगर अपन देखें तो इसमें अपना सबसे पहले क्या होता है, एयरवे देखना होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है अपने एक बार देखते हैं अपन, न्यूट्रिशनल थेरेपी, पेन मैनेजमेंट ओनली, फ्लूइड रिसक्सिटेशन और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। क्या होगा अपना, क्या अपने को क्या देखना पड़ेगा, क्या अपनी प्रायोरिटी होगी। तो अपन क्या देखेंगे, पहले फ्लूइड चेक करेंगे, ठीक है। फ्लूइड को हम लोग वापस रिसक्सिटेट करेंगे, फ्लूइड मेंटेन करेंगे बॉडी में, ठीक है। पेशेंट्स का, बर्न पेशेंट को इमरजेंट फेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसे रिप्लेस करना, ठीक है, शॉक से प्रिवेंट करवाना, ठीक है। बर्न में सबसे पहले फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, बहुत फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए आईवी फ्लूइड क्या करते हैं अपन, इमिडिएटली इन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, फ्लूइड रिसक्सिटेशन, ठीक है, ये सब अपनी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जिस कॉन्टिन्यूटी से हम चल रहे हैं आपको इसी कॉन्टिन्यूटी को ज्वाइन करते रहना है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम मैं बता दूं आपको, हम नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस आपके लिए बैठी है, ठीक है। आप लोग जाइए और हमें ज्वाइन कीजिए जिससे हम आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से करा सके और क्वेश्चंस हम आपके लिए और लेके आ सके, हम आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर सके। तो आपको हमें ज्वाइन करने के लिए पहले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप ऐप को यहाँ पे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के में। बाकी अगर आपको है तो आप प्ले स्टोर से जाके आप नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस सर्च कीजिए, वहां पे आपको नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस करके आपको ऐप दिख जाएगा ऐसे आइकन, आप इसे इंस्टॉल कीजिए। बाकी हम अभी आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप वहां से जाके सिलेक्ट कीजिए। एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप एंट्रेंस पे सिलेक्ट कीजिए और वहां पे आपको ऊपर ही ऊपर आपको बैच दिख जाएगा, आरंभ बैच फॉर पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। वहां पे आप जाके क्लिक कीजिएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको हम हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे और आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी हर चीज की। तो आप जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए जिससे आप सबसे पीछे ना रहें, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉल्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन रूमेटिक हार्ट डिजीज। कौन सा वॉल्व मोस्ट कॉमन अफेक्ट होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, कौन सा होता है, एरोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये होता है मिट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व हुआ, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। रूमेटिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वॉल्व कौन सा है, मिट्रल वॉल्व। क्यों होता है, रूमेटिक रूमेटिक फीवर के बाद क्या होता है, हार्ट में वॉल्व में इंफॉर्मेशन और स्कारिंग हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लाम हो जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, मिट्रल वॉल्व जो होता है ना वो अफेक्ट होता है, ठीक है। कुस्मोल रेस्पिरेशन इज कॉमनली सीन इन, किसमें देखा जाता है कुस्मोल रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑप्शन ए है सीओपीडी, ऑप्शन बी है डायबिटिक,
कीटो एसिडोसिस, ऑप्शन सी है न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन डी है पल्मोनरी इडिमा। किसमें देखा जाता है कुस्मोल रेस्पिरेशन? ये देखा जाता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। ठीक है। इसमें क्या होता है, कुस्मोल रेस्पिरेशन में क्या होता है, डीप रैपिड होती है। ठीक है, अपन डीप रेस्पिरेशन करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। लेबोर्ड ब्रीथिंग पैटर्न होता है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है। ठीक है, स्पेशली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। और क्यों होता है, बॉडी में एक्सेसिव एसिड, है ना, जो कीटोन्स को रिमूव करने के लिए फास्ट और डीप ब्रीथिंग करता है। ठीक है, एसिड और या कीटोन्स को रिमूव करने के लिए फास्ट ब्रीथिंग करना। ठीक है, इसलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अपन। विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? कौन सी लेबोरेटरी अपने को देखते हैं अपन, जिससे कैरेक्टरिस्टिक बताता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए? क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज फेरिटिनिन, इंक्रीज हीमोग्लोबिन, माइक्रोसाइट माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज और मैक्रोसाइटिक आरबीसीज। तो अपन क्या देखते हैं, जब अपने को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखना है तो अपन सबसे पहले देखते हैं हाइ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। ठीक है, ये देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, माइक्रोसाइट्स मतलब आरबीसी का स्मॉल हो जाना। ठीक है, हाइपोक्रोमिक मतलब आरबीसी प्लेन, है ना, आरबीसी पेल होते हैं, बिकॉज हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन क्या देखेंगे, लो, जब अपन लैब की फाइंडिंग्स देखेंगे, लैब में अपन लैब की चीजें देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, लो हीमोग्लोबिन दिखेगा, सीरम फर्टिनिन लेवल भी लो दिखेगा। ठीक है, ये भी लो दिखेगा। ये ऑब्वियसली एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन भी लो दिखेगा। ठीक है, और फेरिटिनिन भी लो दिखेगा। ठीक है, और मैक्रो तो दिख ही नहीं रहे क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसमें आरबीसी की साइज भी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो अपने को माइक्रोसाइट्स हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखेंगे। ठीक है, किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ पेशेंट सडनली डेवलप्स चेस्ट पेन एंड एब्सेंट ब्रीथ साउंड्स ऑन वन साइड आफ्टर ट्रॉमा, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। क्या बोल रहा है ये, अब पेशेंट सडनली डेवलप होता है, एक पेशेंट के सडनली डेवलप हो जाता है चेस्ट पेन। एक पेशेंट है, उसके अचानक से चेस्ट में पेन होता है और एब्सेंट हो जाती है ब्रीथ की साउंड, मतलब ब्रीथिंग साउंड उसकी एब्सेंट हो जाती है ऑन वन साइड आफ्टर ट्रॉमा, इस ट्रॉमा के बाद। ठीक है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अपन क्या डायग्नोसिस करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, ठीक है, अपन सबसे पहले ट्रॉमा के बाद अगर पेशेंट, किसी ट्रॉमा के बाद अगर पेशेंट को होता है तो सडन चेस्ट पेन या एब्सेंट हो जाती है ब्रीथ साउंड में, तो वन साइड, है ना, ऑन वन साइड डेवलप हो जाए तो लंग्स को कोलैप्स का सस्पेंशन होता है। ठीक है, वाई क्यों होता है ये, चेस्ट कैविटी में एयर कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अफेक्टेड लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, और क्या क्या दिखने को मिलता है, चेस्ट पेन दिखने को मिलता है, एब्सेंट जो ब्रीथ साउंड है वो एब्सेंट या बहुत कम दिखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, डिस्पीनिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
The drug of choice for anaphylactic shock is, ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है अपने को एनाफाइलेटिक शॉक की, तो क्या होती है, ये होती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, एपिनेफ्रिन में क्या करता है ये, एयरवे स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, जो भी एयरवे में स्वेलिंग हुई है उसे रिड्यूस करता है, बीपी इंक्रीज करता है, ब्रोंकोस्पाज्म से रिलीफ दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आए अपन, विच कंडीशन कॉज पॉजिटिव ट्राउजी एंड कॉक्सिस साइन। क्या है, कॉप्स्टिक साउंड साउंड साइन, सॉरी। तो ये किसकी वजह से होता है, ये साइन दिखते हैं किस कंडीशन में, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, जब कैल्शियम की लेवल कम हो जाता है। जो ट्राउजियस साइन है ना, वो क्या होता है, बीपी कफ जो है इन्फ्लाट करने में हैंड में स्पाज्म होता है, मतलब जैसे बीपी कफ पहनाएंगे अपन, बीपी कफ को फुलाते फुलाते, तो क्या होगा, उस पेशेंट को जैसे ही अपन उसे हटाएंगे तो उसके पेशेंट के हाथ में दर्द होने लग जाएगा, तो ये क्या है, ट्राउजर साउंड। और जो ये कॉप्स्टिक साउंड है, साइन है, वो क्या होगा, फेशियल नर्व्स को टैप करने पर फेशियल जो मसल्स है वो ट्विस्टेड ट्विच करने लग जाए। ठीक है, लो कैल्शियम की वजह से होता है ये, नर्व्स और मसल्स का ज्यादा एक्साइटेबल हो जाना। ठीक है, एक्साइटेड हो जाना, ये किसकी वजह से है, जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए अपन, अ पेशेंट विथ लीवर सिरोसिस कॉमनली डेवलप्स ascites ड्यू टू, किसकी वजह से, एक पेशेंट है विथ लीवर सिरोसिस, जिसके क्या है, लीवर सिरोसिस है, कॉमनली डेवलप करता है एसाइटिस। एसाइटिस किसकी वजह से, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, और क्या करता है, लो एल्ब्यूमिन के लेवल की वजह से। ठीक है, लिवर सिरोसिस में क्या होता है, ब्लड लीवर से प्रॉपरली पास नहीं होता, जो ब्लड है वो लीवर से प्रॉपरली पास नहीं हो रहा क्योंकि लीवर सिरोसिस है। ठीक है, इसे पोर्टल वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पोर्टल वेन जो है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन, तो क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, अपन ने क्या बोला कि लीवर में जो, लीवर से पास नहीं होता, अब लीवर सिरोसिस में क्या है, ब्लड लीवर से प्रॉपरली पास नहीं होता। ठीक है, इससे पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन, विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट फियर्ड आफ्टर थायराइडेक्टोमी, कौन सी कॉम्प्लिकेशन दिखी जाती है जब अपन थायराइडेक्टोमी कराते हैं, जब क्या देखा जाता है अपने को, थायराइडेक्टोमी के बाद क्या होगा, हाइपरटेंशन होती है, टिटने होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, या असाइटिस होती है। ठीक है, थायराइड की सर्जरी के बाद अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, टिटने देखने को मिलता है। ठीक है, थायराइडोक्टोमी के ड्यूरिंग कभी कभी पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं ना, वो भी डैमेज या रिमूव हो सकती है। ठीक है, इससे कैल्शियम का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है पैराथायराइड की वजह से। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अपने टिटने हो जाता है, मसल स्पाज्म या क्रैम्प्स आने लग जाते हैं मसल्स में। ठीक है, मसल ट्विस्टिंग हो जाती है, ट्विचिंग। ठीक है, और टिंगलिंग होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं अपन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ
एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन इन शॉक इज, बेस्ट इंडिकेटर बताना है एडिक्वेट टिश्यू के परफ्यूजन के शॉक में, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी है पल्स रेट, ऑप्शन सी है यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी रेट। क्या है? अपन क्या बोल रहे हैं, बेस्ट इंडिकेटर बताने हैं, क्या कैसे अपन पता लगाएंगे कि एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हुआ है ना शॉक में? तो क्या होगा अपने को, यूरिन जो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट से अपन पता लगाएंगे। यूरिन आउटपुट जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है, उससे पता लगाएंगे अपन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन का। ठीक है, शॉक में एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन का इंडिकेटर सबसे बेस्ट है कि किडनी परफ्यूजन होता है जो यूरिन आउटपुट से पता चलता है, अगर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो। ठीक है, अगर ऑर्गन्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अपने को पता है नॉर्मल जितना होता है ना, तो क्या होगा कि नॉर्मल नहीं करेगी वो। ठीक है, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट एडिक्वेट अमाउंट में, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट में है, वो ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। A patient with bacterial meningitis should be replaced under ए, ऑप्शन ए है एयरबोर्न प्रिकॉशंस, ऑप्शन बी है कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस, ऑप्शन सी है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस और ऑप्शन डी है रिवर्स आइसोलेशन। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, एक पेशेंट है जिसके बैक्टीरियल किससे है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से। ठीक है, जिसको शुड बी प्लेस्ड अंडर, प्लेस किया गया है किसके अंदर, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ना, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, इसलिए मास्क यूज करना होता है पेशेंट को। ठीक है, ड्रॉप्स वगैरह से भी बहुत जल्दी स्प्रेड, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। किससे होती है, ड्रॉपलेट से भी हो सकती है। तो इसमें क्या करना है, मास्क यूज करना होता है, आइसोलेशन रूम होता है, मतलब अलग रखना है पेशेंट को। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को सर्जिकल मास्क की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो हमारे ये सीरीज के हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकंड अपन ने प्रैक्टिस कर ली है मॉडल पेपर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर भी जल्दी लेके आएंगे, तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको ज्यादा से ज्यादा, और हमारे साथ जुड़िए जिससे आप लोगों के हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सके, कॉन्सेप्ट हम आपके क्लियर कर सके। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको चाहिए, मतलब आपकी स्टडी से रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यूज की। बाय।